नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 कवर करने वाले हैं। यानी बिहार जो है कार्यालय परिचारी के प्रैक्टिस सेट 3 होने वाला है। ये दूसरे बुक से होने वाला, पहले वाला मैंने 23 सेट का जो करा दिया हुआ है। आप जाइए प्लेलिस्ट में, सारी वीडियो आपको ऊपर सेक्शन में मिल जाएगा। एक का मैराथन वीडियो बना दिया है और दूसरा मैराथन वीडियो को जल्दी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। नहीं तो आप एक एक करके सारे सेट को जरूर कवर कर लीजिएगा। इसके अलावा ये दूसरा बुक का जो टोटल 20 सेट होने वाला है, इसको भी हम जल्दी कवर कर लेंगे। तो जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके साथ साथ मैंने जो बिहार इंटर लेवल का बीएसएससी का जो है उसका भी शुरू कर दिया है, उसका भी आप जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सामान्य ज्ञान से प्रश्न शुरू करते हैं, उसके बाद हिंदी और लास्ट में मैथ के प्रश्न कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता सेनानी कनकलता बरुआ ने किसमें भाग लेते हुए अपने प्राण की आहुति दिया था। 31 की बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ था 1942 में, उन्होंने जो भाग लेकर जो है अपने प्राण की आहुति दिया, किसने? कनकलता बरुआ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं। 32 की बात करें तो यीन तू के नाम से जो है चीनी लेखक जो है भारत का उल्लेख करते हैं। किस नाम से? इन तू के नाम से भारत का उल्लेख करता है। खिलजी वंश की स्थापना किसने किया था। 33 की बात करें तो जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा खिलजी वंश की स्थापना किया गया था। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था। 34 की बात करें तो अकबर ने जो है किस मुगल बादशाह के विरुद्ध, यानी अकबर के विरुद्ध जो है जौनपुर से फतवा जारी हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। ये तो सभी को पता होना चाहिए। इसका नेतृत्व जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो है 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था। 36 की बात करें, अकबर जो उस समय बादशाह था। लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह अकबर हो जाएगा। झारखंड में झूम कृषि को क्या कहा जाता है। 37 की बात करें, उस को जो है कुरुआ कहा जाता है। झारखंड में झूम कृषि को कुरुआ कहा जाता है। भारत में कोयले के भंडार और उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य कौन है। 38 की बात करें तो छत्तीसगढ़ सबसे अमीर राज्य हो जाएगा। कोयले के भंडार और उत्पादन में छत्तीसगढ़ सबसे अमीर राज्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा झील क्षुद्र ग्रह टक्कर के कारण बना है। 39 की बात करें तो लोनार झील जो है यह जो है क्षुद्र ग्रह के टक्कर के कारण बना। लोनार झील कहाँ है? ये जो है महाराष्ट्र में हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है। 40 की बात करें, ज्वार जो है ये खरीफ की फसल है, इसलिए यहाँ पर गलत हो जाएगा, बल्कि सरसों, गेहूं, चना ये सभी रबी की फसल हो जाएगा। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। 41 का राइट आंसर की बात करें 1972 में जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। वहीं प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1 साल बाद 1973 में शुरू किया गया था। इस डेट को भी याद रखिएगा। दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है। 42 का राइट आंसर की बात करिए जो है यमुनानगर हरियाणा में स्थित है। दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर स्टेशन जो है यमुनानगर हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का यह राज्य जहां विश्व का थोरियम विशाल भंडार है। 43 का राइट आंसर की बात करें तो केरल में जो है थोरियम का विशाल भंडार है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। 44 की बात करें, इसमें कौन नहीं है? प्रतिबद्ध न्यायपालिका, ये मुख्य विशेषता नहीं, जबकि लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता, मौलिक अधिकार, इसके साथ साथ नीति निर्देशक सिद्धांत, ये सभी संविधान की मुख्य विशेषता हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है। 45 की बात करें तो स्थानीय शासन जो है यह संघीय सूची में शामिल नहीं है। बाकी रक्षा, रेलवे और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये सभी शामिल है। भारत में नए राजनीतिक दल को अनुमति कौन देता है। 46 की बात करें तो चुनाव आयोग द्वारा जो है नए राजनीतिक दल को अनुमति दिया जाता है। कौन सा भारत का राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है। 47 का राइट आंसर की बात करें तो इसमें से कौन सा नहीं होगा। दया के लिए याचिकाकर्ता को राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई का अधिकार, ये जो है बिल्कुल गलत दिया गया है। बाकी सही कथन देख लीजिए, राष्ट्रपति अपने आदेश के लिए कारण देने के लिए बाध्य नहीं है। इसके अलावा राष्ट्रपति पुनः परमाणु का परीक्षण कर सकता है। इसके साथ साथ इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर किया जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्पादन संभावना परिधि के अंदर स्थित बिंदु क्या हो जाएगा। 48 की बात करें, साध्य होता है पर कुशल नहीं होता है। उत्पादन संभावना परिधि के अंदर स्थित बिंदु जो होता है साध्य होता है पर कुशल नहीं होता है। रंगराजन समिति के अनुसार गरीबी रेखा के अनुमान 2011-12 के लिए प्रति व्यक्ति व्यय कितना हो जाएगा। 49 की बात करें, शहरी क्षेत्र के लिए जो है 1407 तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिए 972 रुपये जो है प्रति व्यक्ति व्यय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूह रचना था। 50 का राइट आंसर की बात करें तो ये जो कृषिगत विकास उन्मुख समृद्धि, औद्योगिक विकास उन्मुख समृद्धि, सेवा क्षेत्र विकास उन्मुख समृद्धि, यानी ये सभी जो है 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूह रचना हो जाएगा। भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करता है। 51 का राइट आंसर की बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक करता है। भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण जो है भारतीय रिजर्व बैंक करता है। भारत की कौन से निर्यात आयात नीति ने ऋणात्मक सूची के अलावा सभी मदों के स्वतंत्र आयात की अनुमति दिया था। 52 का राइट आंसर की बात करें तो 2015 से 20 को दिया गया था। भारत की कौन से निर्यात आयात नीति ने ऋणात्मक सूची के अलावा सभी मदों को स्वतंत्र आयात की अनुमति दिया था। 2015 से 20 को दिया था। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किस स्थान से शुरू किया गया था। 53 का राइट आंसर की बात करें तो बांसवाड़ा राजस्थान से जो है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन शुरू किया गया था। तेल की पतली फिल्म से परिवर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण क्या होता है। 54 की बात करें, व्यक्तिकरण के कारण दिखाई देता है। तेल की पतली फिल्म से परिवर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने के कारण व्यक्तिकरण के कारण दिखाई देता है। किरचॉफ का धारा नियम डैश संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम डैश संरक्षण पर आधारित है। 55 का राइट आंसर की बात करें तो इसका जो हो जाएगा ये जो है आवेश ऊर्जा हो जाएगा। किरचॉफ का धारा नियम जो है आवेश ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम आवेश ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। यानी पहले वाले में जो होगा ये धारा नियम जो किरचॉफ का धारा नियम ये आवेश हो जाएगा और दूसरे वाला जो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित, यहाँ पर जो कॉमा छूट गया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसमें से कौन जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा। दूध का खट्टा होना ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। देखिए रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन वह होता है, मान के चलिए सबसे पहले रासायनिक परिवर्तन बता देते हैं, यानी जिसको जो हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं वह रासायनिक परिवर्तन होता है। जैसे देखिए दूध से अगर खट्टा हो गया यानी फट गया, वो फटे हुए दूध को हम क्या फिर पुनः दूध प्राप्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। या दूध से दही जम गया तो दही से दूध बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। उसी प्रकार ये रासायनिक परिवर्तन हो गया, यानी दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वही अगर जिसको हम दोबारा प्राप्त कर लेंगे वो हमारा भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। जैसे चीनी का पिघलना, तो इसे पिघले हुए चीनी को हम जो अगर आग पर हम तवे पर रख देंगे तो फिर से हम चीनी प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार जल का जमना, जल को जम चुका है तो इसको फिर से हम छोड़ देंगे उसी प्रकार, या गर्म करेंगे तो ये पानी में बदल जाएगा। इसलिए ये सभी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है। 57 का राइट आंसर की बात करें 5.31 गुने 10 के पावर -23 ग्राम जो है ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान होता है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यानी जाति की उत्पत्ति पुस्तक किसने लिखा है। 58 का राइट आंसर की बात करें तो ये जो है चार्ल्स डार्विन के द्वारा द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने सन 1983 से ह्यूमलिन का विक्रय आरंभ कर दिया है। 59 का राइट आंसर की बात करें एल लिली ने जो है 1983 से ह्यूमलिन का विक्रय आरंभ कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। 60 का राइट आंसर की बात करें 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। प्रशा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था। 61 का राइट आंसर की बात करें तो वर्साय हो जाएगा। प्रशा के राजा विलियम प्रथम ने को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था, वर्साय में घोषित किया गया था। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है। 62 की बात करें खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। पुरुषों में चक्का डिस्कस का वजन कितना होता है। 63 की बात करें
तो 2 kg जो है पुरुषों में चक्का डिस्कस का वजन होता है। बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया था? 64 की बात करें 1930 में शुरू किया गया था। बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान जो है 1930 में शुरू किया गया था। बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? 65 के राइट आंसर की बात करें मौलाना मजहरूल हक जो है बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष थे। पद्म श्री रामचंद्र मांझी डैश के लिए प्रसिद्ध है? 66 का राइट आंसर की बात करें लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। पद्म श्री रामचंद्र मांझी जो है लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। मैंग्रोव वितरण मुख्य रूप से अंडमान निकोबार द्वीप समूह के निम्नलिखित भागों में से किसमें पाया जाता है? 67 की बात करें ये उत्तरी अंडमान में पाया जाता है। मैंग्रोव वितरण मुख्य रूप से अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी अंडमान में पाया जाता है। डैश भारत और श्रीलंका के बीच एक चैनल है। 68 की बात करें पाक जलमंडल मध्य जो है भारत और श्रीलंका के बीच एक चैनल है। कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित नहीं है? 69 का राइट आंसर की बात करें बांग्ला जो है यह द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित नहीं, जबकि मलयालम कन्नड़ तेलुगु ये सभी द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लोकतंत्र और विविधता विषय के अनुसार लोकतांत्रिक समाज में सामाजिक असमानताएं किस पर आधारित हो सकता है? 70 की बात करिए जो होगा आर्थिक स्थिति, जाति, धर्म और लिंग यानी उपरोक्त सभी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब यहाँ से हमारा हिंदी का प्रश्न शुरू होता है। पहले एक गद्यांश का प्रश्न है जिसमें 5 प्रश्न होता है। पहले गद्यांश पढ़ लेते हैं। समय का आदर करना ही उसका सदुपयोग करना है। जो व्यक्ति समय का सही कीमत जान लेता है वही जीवन में सफलता प्राप्त कर पाता है। यह धन से भी अधिक महत्वपूर्ण है। धन खोने पर वापस पाया जा सकता है परंतु बीता हुआ समय नहीं लौटाया जा सकता। छात्रों के जीवन में इसका अधिक महत्व है। जो छात्र इस उम्र में सही समय की कदर करना सीख जाते हैं वही भविष्य में तरक्की की ऊंचाइयों को छू लेते हैं। चाणक्य, गांधी जी, अशोक आदि ने समय का सदुपयोग कर अपने पैरों के निशान छोड़ दिए। जीवन का प्रत्येक क्षण भविष्य का निर्माता है। जो लोग इसके महत्व को नहीं समझ पाते हैं वो केवल हाथ मलते रह जाते हैं। हम चाहे विश्राम कर ले परंतु समय कभी विश्राम नहीं करता है। समय के प्रति सजगता मानव जीवन के लिए उपयोगी है। अतः छात्रों को समय की कीमत पहचान कर इसका सार्थक उपयोग करना चाहिए। अब यहाँ से प्रश्न दिया गया है समय का सदुपयोग का क्या अर्थ हो जाएगा? अभी जस्ट मैं आपको बताया क्या हो जाएगा, उसे व्यर्थ न करना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए छात्रों के लिए समय का सदुपयोग अधिक आवश्यक क्यों है? 72 की बात करें जो इसकी महत्ता समझते हुए सफल होते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। समय धन से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? 73 का राइट की बात करें धन वापस मिल जाएगा पर समय नहीं मिल पाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सजगता का पर्यायवाची नहीं है? 74 की बात करें प्रमाद जो है सजगता का पर्यायवाची नहीं होगा, जबकि होशियारी, सतर्कता, चौकन्नापन ये सभी सजगता का पर्यायवाची हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इस अनुच्छेद का सबसे उपयुक्त शीर्षक बताइए। यानी जो गद्यांश दिया गया इसका शीर्षक क्या हो जाएगा? इसका शीर्षक जो है छात्र जीवन और समय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है? 76 की बात करें इसमें कौन जो है तद्भव नहीं होगा? निष्ठुर जो है तद्भव नहीं होगा, जबकि नाई, नया, निडर ये सभी तद्भव हो जाएगा। व्याघ्र शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? 77 की बात करें तो बाघ का जो है व्याघ्र जो है वो तद्भव होता है। राम सो रहा है इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? 78 की बात करें इसमें जो है अकर्मक क्रिया हो रहा है। राम सो रहा है इसमें अकर्मक क्रिया हो जाएगा। लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? 79 की बात करें ये कौन सा प्रकार हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि लेखक जो है आपको देखने ही से लग रहा है लेखक में बहुत सारे लेखक की बात किया जा रहा है, यानी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। सही वर्तने वाला शब्द कौन सा हो जाएगा? 80 की बात करें तो मंगलाचरण जो ये बिल्कुल सही लिखा गया है। इनमें से कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है? 81 की बात करें कोई जो है यह पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं, जबकि हम, तू, मैं ये सभी पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? 82 की बात करें निह जोड़ चल जो है यह निश्चल का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। नीति निपुण शब्द में
कौन सा समास है? 83 का राइट आंसर की बात करें तत्पुरुष समास हो जाएगा। नीति निपुण में तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, वाक्य में रेखांकित शब्द विश्लेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? यानी सिंदूरी जो रेखांकित किया गया है ये किस विशेषण के भेद के अंतर्गत आएगा? ये जो होगा प्रविशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। स्पर्शजन्य बीमारी के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा हो जाएगा? 85 का राइट आंसर की बात करें संक्रामक बीमारी हो जाएगा। संक्रामक बीमारी यानी छुआछूत वाली बीमारी जो होता है, स्पर्श यानी छुएने से फैलता है, उसे संक्रामक बीमारी कहा जाता है। इनमें से कौन सा शब्द खल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? 86 की बात करें पुर्जा जो है यह खल का पर्यायवाची नहीं होगा, जबकि अधम, कुटिल, धूर्त ये सभी खल का पर्यायवाची हो जाएगा। राग शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? 87 की बात करें विराग जो है राग का विलोम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? 88 का राइट आंसर की बात करें तो इसमें से क्षेत्र जो है यह पुल्लिंग हो जाएगा। लता गीत गा रही थी, इनमें से किसका उदाहरण है? 89 का राइट आंसर की बात करें तो अपूर्ण भूत का ये उदाहरण हो जाएगा। लता गीत गा रही थी ये जो है अपूर्ण भूत का उदाहरण है। से के द्वारा किस कारक का प्रसर्ग है? 90 की बात करें तो ये कर्ण कारक का हो जाएगा। कर्ता ने कर्ण से होता है, यानी से जो है ये कर्ण कारक से संबंधित हो जाएगा। घोरों का घर कितनी दूर, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा? 91 की बात करें इसका सही अर्थ जो होगा कर्मठ व्यक्ति के लिए सफलता सरल होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? 92 की बात करें तो बहिर जो है यहाँ पर लिखा गया ये जो है उपसर्ग हो जाएगा, यानी उपसर्ग जो है पहले आता है और प्रत्यय जो लास्ट में होता है। यहाँ पर क्या लिखा, बहिर जो लिखा गया है पहले वाले यही हमारा उपसर्ग होता है। दासत्व शब्द में कौन सा प्रत्यय यानी प्रत्यय लास्ट में आता है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 93 की बात करें इसका राइट जो होगा तत्व हो जाएगा। देखिए पढ़िए दासत्व, यहाँ पर तो आ रहा है, यानी यही जो हमारा प्रत्यय हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 94 की बात करें भारत में अनेक जाति, ये बिल्कुल सही लिखा गया है। श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ में लेखक ने श्रम विभाजन की तुलना किससे किया है? 95 का राइट आंसर की बात करें तो जाति प्रथा से इसकी तुलना किया है। विष के दांत कहानी में मदन किसका पुत्र था? 96 का राइट आंसर की बात करें ये जो है गिरधर का पुत्र था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। गुणाकर मूले किस निबंध के रचयिता है? 97 का राइट आंसर की बात करें तो नागरी लिपि के लेखक जो है गुणाकर मूले हैं। गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया है? 98 की बात करें तो हरिजन नामक पत्रिका का संपादन गांधी जी के द्वारा किया गया है। गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है? 99 की बात करें वो जो है निर्गुण भक्ति धारा के कवि है। गुरु नानक जो है निर्गुण भक्ति धारा के कवि है। रस खान के चितचोर किसे कहा है? 100 की बात करें श्री कृष्ण को जो है चितचोर कहा गया है। अब चलिए मैथ के प्रश्न देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, किसी संख्या को जब 119 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 19 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 70 से विभाजित करने पर प्राप्त होने वाला शेषफल कितना होगा? सिंपल है, देखिए 19 जो प्राप्त हो रहा है इसको हम 17 से विभाजित कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 2 शेष बचेगा। यही हम आपको सिंपल ट्रिक बताए हुए थे और पहले दूसरे सेट में ये कराया हुआ है, आपको पता हो जाएगा। 2 यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। जैसे देखिए फिर से रिपीट करते हैं, किसी संख्या को जब 119 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 19 प्राप्त हुआ, यानी ये 19 जो शेषफल प्राप्त हुआ इसको हम 17 से विभाजित करेंगे तो हमारा 2 शेषफल आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक विभाजन क्रिया में भाजक भागफल का 18 गुना है और शेषफल का 9 गुना है। यदि शेषफल जो है 26 है तो भाज्य ज्ञात करिए। तो इसका एक फार्मूला होता है, यहाँ पर आपको क्या निकालना है? भाज्य निकालना है। तो भाज्य जो निकालेंगे तो इसका फार्मूला भाज्य का हो जाएगा भाज्य गुने भागफल प्लस शेषफल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या क्या दिख रहा है? यहाँ पर शेषफल का 9 गुना है, भागफल का 18 गुना है, तो यहाँ पर कोई मान एग्जैक्ट नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? भाजक निकालते हैं। भाजक यहाँ पर लिख लेते हैं, भाजक बराबर जो हो जाएगा हमारा शेषफल कितना दिया गया? 26 दिया गया। तो 26 गुने 9 क्या आ जाएगा? यहाँ पर देखिए शेषफल का 9 गुना है तो 26 गुने 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 234 आ जाएगा। अब 234 जो हमारा भाजक आ चुका है तो भाजक बराबर 18 गुने, यहाँ क्या बोल रहा है? भागफल का 18 गुना, 18 गुने कितना कर देंगे? हमारा भागफल आ जाएगा। भागफल को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो भागफल बराबर इसका हम इधर में कर लेंगे तो भागफल बराबर जो हमारा आ जाएगा 13 आ जाएगा। जब काट लेंगे
तो हमारा भागफल कितना आ जाएगा 13 हो जाएगा। अब उस फार्मूले पर रख लेंगे भाज्य बराबर पर, तो भाज्य बराबर जो हमारा फार्मूला हो जाएगा भाजक गुने भागफल। तो भाजक कितना दिया गया 234 हमने निकाला है, गुने 13 हो जाएगा, प्लस में जो शेषफल कितना है 26 दिया गया। अब यही सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर जो है 3068 आ जाएगा। कहाँ पर 3068? ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। फिर भी अगर आप लोग को समझ में नहीं आया है तो इसका सोल्यूशन पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, वहाँ पर आराम से देख करके बना लीजिएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे क्रमिक रूप से 3, 5, 7 से भाग देने पर क्रमशः 2, 1, 3 शेषफल प्राप्त होता है और अंतिम भागफल 3 प्राप्त होता है। तो इसको हम ऑप्शन से बनाकर देख लेते हैं। पहला ऑप्शन मान के 365 लेते हैं, 3 से विभाजित करेंगे तो देखिए इसमें 3, 6, 9, यहाँ पर 5, यानी कि यहाँ पर जो 2 शेषफल बच रहा है बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हम 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर हमारा 1 शेष बच रहा है बिल्कुल ठीक है। 7 से विभाजित करेंगे तो भाग देने पर हमारा 3 बच रहा है, यानी ये पहला ही ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी डायरेक्ट हमने ऑप्शन से बना लिया। एक संख्या को 38 से विभाजित करने पर भागफल 24 और शेषफल 13 प्राप्त होता है, तो संख्या बताइए। तो सिंपल संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर क्या दिया है 38 से विभाजित करने पर, तो 38 गुने 24 क्या है 24, ये हमारा भागफल है। 38 गुने 24 और प्लस में शेष जोड़ दीजिए, यही तो हमने निकाला है। तो 925 जो वो संख्या होगा कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सभी का मान दिया गया था। एक संख्या 2x16 को 4 और 9 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, तो परिणामी संख्या 9 का वर्ग है, तो x का मान ज्ञात करिए। तो सबसे पहले क्या दिया गया संख्या 4 और 9 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या, तो इसका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा 4 और 9 का। 4, 9 का एलसीएम क्या हो जाएगा, नहीं ये कटेगा तो 36 हो जाएगा, यानी ये 36 हमारा एलसीएम आ चुका है। अब इसको हमें प्रश्न के अनुसार जाना पड़ेगा, क्या दिया गया है 2x16/36 और यहाँ पर क्या दिएगा 9 का वर्ग। 9 का वर्ग कितना होता है 81 होता है, यही हमारा निकालना है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा मान जो आ जाएगा, तो यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं, यहाँ पर जो आ जाएगा हमारा मान 2x16 दिया गया, बराबर में इसको गुना कर देंगे 36 गुने 81, तो ये जो हो जाएगा 2916 हो जाएगा। ठीक, गुना करने के बाद तो यहाँ पर देखिए 2 का जगह पर 2 है, x की जगह पर क्या आ रहा है 9 आ रहा है, और 16 की जगह पर तो 16 दिख रहा है, तो x की जगह पर क्या दिख रहा है 9 दिख रहा है। 9 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 35 और 42 का लघुत्तम समापवर्ती को 32 और 40 का महावत्तम समापवर्ती से भाग करिए। तो सबसे पहले निकाल लीजिए 35 और 42 का एलसीएम क्या हो जाएगा, ये तो कटेगा नहीं, यानी इसका एलसीएम सिंपल अगर कर लेंगे तो 210 आ जाएगा। उसी प्रकार हमें क्या करना है 32 और 40 का महत्तम समापवर्ती, यानी 32 और 40 का महत्तम कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्योंकि 8 से दोनों कट जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद आंसर कितना आ जाएगा 26.250 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए जिसे 219, 365, 511 को भाग देने पर क्रमशः 3, 5, 7 शेषफल बचता है। तो सिंपल हम ऑप्शन से जाएंगे। अगर ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेना है, तो इसमें 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन दिख रहा है 82 दिख रहा है। तो 82 से अगर 219 को डिवाइड करेंगे तो हमारा शेषफल 3 बचना चाहिए। तो पहले यहाँ पर अगर डिजिटल सम लगाएंगे तो 8, 2, 10, यानी यहाँ पर 1 बच रहा है। अगर यहाँ पर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2, 1, 3, यहाँ पर तो हमारा 3 आ रहा है, यानी ये ऑप्शन नहीं हो जाएगा। अब दूसरा ऑप्शन लेते हैं, मान के चलिए 7, 2 बनानी है 9 ले लेते हैं, तो 9 से देखिए यहाँ पर 9 बच रहा है, नहीं बच रहा है, यानी ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अगर हम ये लास्ट सी ऑप्शन लेते 6, 3, 9, ये भी नहीं होगा। 5, 3, 8 और यहाँ पर कितना है 2, 1, 3, तो यहाँ पर देखिए 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 3 यहाँ पर डायरेक्ट बन रहा है, यही हमारा 3 शेषफल हो गया। अब देखिए इसको डिवाइड करते हैं 5 बनना चाहिए, तो 3, 6, 9 तो हट गया। अब 5, 3, 8 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 5 बन रहा है, बिल्कुल ठीक है। उसके अलावा 511 को करते हैं 5, 1, 6, 1, 7, यहाँ पर 7 भी शेषफल बच रहा है, यानी यही हमारा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। सिंपल हमने डिवाइड करके निकाल लिया, हमने डिजिटल सम लगाया, आप लोगों को डायरेक्ट डिवाइड करके निकाल लेगा, आपको पता चल जाएगा। 2 अंकीय संख्याओं का मौसा और लौसा क्रमशः 16 और 480 है, तो संख्या बताइए। तो सिंपल हो जाएगा, 2 अंकीय संख्या बोल रहा है, तो यहाँ पर मौसा और लौसा क्रमशः क्या दिएगा 16 और 480, 16 गुना 480 कर लेते हैं। तो यहाँ पर मान के चलिए 2 अंकीय संख्या का मौसा 16 है और
तो मौसा जो हम मान लेते हैं 16 मान लेते हैं, इसलिए जो हमारा संख्या हो जाएगा एक 16 एक्स हो जाएगा और एक जो 16 वाई हो जाएगा। तो यहाँ पर गुना कर लेते तो 16 एक्स गुना 16 वाई बराबर में ये हो जाएगा मान। तो यहाँ पर हम काट पीट लेंगे तो हमारा मान जो आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा एक्स वाई वाई का मान यानी एक्स और वाई की जो संभावना हमारा मान आ गया वो 30 आ गया। तो यहाँ पर आपको सभी को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो क्या क्या हो सकता है, एक 3 10 हो सकता है, एक जो हमारा 5 और 6 हो सकता है। ये देखिए आपस में गुना करेंगे तो 30 बन रहा है ना, उसी प्रकार एक एक और 30 हो जाएगा। इसी के अलावा 2 और 15 हो जाएगा। ये सभी हमारा मान हम बन रहा है। तो हमें क्या लेना है, दुई अंकी संख्या लेना है। दुई अंकी संख्या कौन है, 5 और 6। बाकी सब में देखें 3 संख्या बना है, तो 5 6 वाला ले लेते हैं और 16 और क्या हमें दोनों में गुना कर लेते हैं। एक 16 में 5 80 हो जाएगा और 16 6 96 हो जाएगा। 80 और 96 कहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए सिंपल आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर क्या दिए 21.76 रूट में सभी दिया गया है। सिंपल रूट हटाने का और सभी को जोड़ लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 9 का आंसर बताते हैं 49.9 आ जाएगा। सिंपल आपको ये सभी जो आपको रूट स्क्वायर पता रहना चाहिए तभी आप बना पाइएगा, नहीं तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा। आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। 21.76 का जब इसका मान जो होता है 4.6 हो जाएगा, यानी 46 का ये 2176 स्क्वायर होता है। उसी प्रकार 73.96 जो है ये जो है 86 का होता है, यानी 8.6 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है। 39.69 का जो हो जाएगा ये हमारा मान रह जाएगा 43 का हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते 43, सॉरी यहाँ पर 6 दशमलव जो हमारा 3 है, पॉइंट तो दिया गया ना यहाँ पर 0.3 6 दिन। और यहाँ पर क्या है प्लस में 1849, तो ये क्या हो जाएगा 43 का हो जाएगा। तो अब यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे तो हमारा मान जो आ जाएगा 49.9 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि रूट 5 बराबर इतना दिया गया है तो यहाँ पर इसका मान निकालना है। सिंपल रख के सभी को निकाल लीजिएगा। इसका आंसर बता देते हैं 7.826 आ जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस समीकरण में स्टार का कौन सा मान सही होने वाला है, यानी स्टार के जगह कौन सा मान होगा। ऑप्शन से रख लीजिए। अगर पहला ऑप्शन रखिएगा 15/15 एक यहाँ पर आ जाएगा गुने में, यहाँ पर 15/135 करेंगे तो बटा में चल जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन रख लेते हैं। अगर मान के चलिए कोई दूसरा ऑप्शन रख लेते हैं तो यहाँ पर हम 45 रख करके देख लेते हैं। 45 बटे यहाँ पर 15 हो जाएगा, गुने में यहाँ पर 45 बटे 135 हो जाएगा। ठीक, आप काट पीट करके देख लीजिए। 15 तिया 45, 45 से ये 3 मरते हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, हमारा बचा क्या एक ही बच रहा है, यानी यही ऑप्शन हमारा सेटिस्फाइड हो जाएगा। n के कौन से सकारात्मक पूर्ण मान जो होगा पॉजिटिव वैल्यू के लिए 2 के पावर 8 प्लस 2 के पावर 11 प्लस 2 के पावर n एक संपूर्ण वर्ग बनेगा। तो यहाँ पर हम सभी का मान एक एक करके कॉमन ले लेते हैं। 2 का पावर क्या दिया गया 8 दिया गया, प्लस 2 के पावर 11 दिया गया, प्लस 2 के पावर n दिया गया है। तो इसमें से हम कॉमन निकाल लेते हैं। 2 के पावर 8 हम बाहर कर देंगे तो हमारा क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा, प्लस में 2 के पावर यहाँ पर 3 बच जाएगा और यहाँ पर जो जाएगा 2 का पावर जो क्या दिया गया था n दिया गया, तो n-8 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर हम लिख लेते हैं। अब यहाँ पर और इसको थोड़ा करते हैं, छोटा करते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2 के पावर 8 यहाँ पर हो जाएगा और ये जो हो जाएगा 9 प्लस में हमारा क्या हो जाएगा 2 के पावर n-8 हो जाएगा। अब यहाँ पर n के जगह पर हम 12 रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या दिया गया था, क्योंकि इसके बाद ऑप्शन से जाना पड़ेगा, तो इसलिए हम n के जगह पर 12 रख देंगे। तो 2 का पावर 8 तो 8 ही होगा, उसके वजह 9 प्लस यहाँ पर जो हमारा हो जाएगा 2 के पावर 12 माइनस 8। तो यहाँ पर 2 के पावर 12 माइनस 8 जाएगा तो ये क्या बचेगा 2 के पावर 4 बच जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2 के पावर 8, यहाँ पर लिख लेते हैं, सॉरी सब मिट गया। 2 के पावर 8 यहाँ पर 9 प्लस में 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर बाहर निकाल ले तो 2 का पावर 8 और ये 16 9 25 हो जाएगा। अब हमारा मान जो आ जाएगा 2 का पावर ये 4 हो जाएगा, गुने 5 का हम होल स्क्वायर कर देते, तभी तो ये सभी पावर बच जाएगा ना। उसके बाद जो है ये कितना हो जाएगा 80 का स्क्वायर। 80 का स्क्वायर कितना होता है 6400 होता है। तो यहाँ पर जो हमारा होगा जो एक बिल्कुल पॉजिटिव वर्ग बन रहा है, संपूर्ण वर्ग बन रहा है, यानी ये हमारा ऑप्शन जो लिए थे 12 यहाँ पर बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाएगा। नहीं तो आप डायरेक्ट ऑप्शन के अनुसार बना लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं के बीच का अनुपात 7:8 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 की वृद्धि किया जाता है तो अनुपात जो है 9:10 हो जाता है। तो संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करिए।
तो यहाँ पर हम लिख लिए दो संख्या क्या है दिए गए 7:8 दिया गया, ठीक है, हम यहाँ पर लिख लिए। तो बोल रहा है प्रत्येक संख्या में 4 की वृद्धि किया जाए, ठीक है, 4 की वृद्धि प्लस बोल 4 कर लेते हैं, वृद्धि करने पर जो है अनुपात क्या हो जाएगा 9:10 हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो इन दोनों की संख्याओं के बीच अंतर ज्ञात करिए। यहाँ पर क्या अंतर है, एक अंतर है, यहाँ पर क्या अंतर है, एक अंतर है, और यहाँ पर कितना बढ़ रहा है 2 बढ़ रहा है, यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर कितना बढ़ रहा है 2 बढ़ रहा है, यानी 2 का जो गुणांक जो आ रहा है 4 आ रहा है, यानी 2 गुना हो जा रहा है। तो हमारा 1 का गुणांक क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिफरेंस कितना है 1, तो 1 का गुणांक 2 ही होगा, 2 कहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सिंपल था। नेक्स्ट देखिए 9, 14 और 99 में चौथा अनुपातिक क्या होगा। सिंपल, ये आपको कल ही मैंने बताया था, इसको जब सिंपल होता है BC/A होता है, तो 99 गुने 14/9 हो जाएगा। 9 से डिवाइड करिए, 11 मरते ये कट जाएगा, 11 गुने 14 क्या हो जाएगा, 1 4 बाहर रख ले, 4 1 5, 154 हो जाएगा। कहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। माता पिता की औसत आयु 24 वर्ष, उनके पुत्र की आयु पति की आयु का 1/9 है, पत्नी पति से 6 वर्ष छोटी है, परिवार के तीनों सदस्यों की औसत आयु ज्ञात करिए। एकदम सिंपल, ध्यान से देखिएगा कैसे बनेगा। तो सबसे पहले क्या बोला है, माता पिता की औसत आयु 24 वर्ष है, यानी फादर प्लस जो है मदर का औसत आयु कितना है 24 वर्ष है, इसका दुगुना कर लेते हैं, हमारा पूरा पता चल जाएगा 48 वर्ष कुल आयु हो जाएगा, ठीक। अब कहा रहा है पुत्र की आयु जो है पति के 1/9 है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं पुत्र जो सन का जो आयु जो है वो जो है फादर की आयु के 1/9 यहाँ पर हमने लिख लिया। उसके बाद क्या हो जाएगा, पति प्लस पत्नी का 48 वर्ष हमने पता कर ही लिया। तो यहाँ पर जो बोल रहा है पति जो है पत्नी से जो है कितना वर्ष बड़ है 6 वर्ष बड़, यहाँ पर लिख लेते हैं फादर के, यहाँ पर लिख लेते हैं फादर, उसके जो उसके मदर से जो है कितना हो जाएगा, कितना वर्ष बढ़ है 6 वर्ष हो जाएगा। तो पति की आयु 27 वर्ष बोला गया, कहाँ पर है देखिए, यानी इसमें से हम इसमें निकाल देंगे तो हमारा क्या माना जाएगा, यहाँ पर जो पति की आयु जो उसकी आ जाएगा 27 वर्ष, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं फादर ही होगा, यानी उसका 27 वर्ष हो जाएगा। अब यहाँ पुत्र की आयु निकाल लेते हैं, तो पति की आयु का 1/9 है, तो 27 का 1/9 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 × 27 यानी 3 आ रहा है। अब ये 3 वर्ष जो आ चुका है, तो परिवार का टोटल आयु निकाल लेते हैं, तो 48 तो प्लस ये था, प्लस में 3 जुड़ जाएगा और बटे में 3 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा कुल जो आ जाएगा 17 वर्ष आ जाएगा, उसकी सभी के औसत आयु 17 वर्ष होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नहीं ऐसे बना पाते हैं तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से बना लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। जैसे इसमें अब सिंपल आपको करके बताते हैं, देखिए दोनों की माता पिता की उसकी आयु 24 वर्ष है, इसका दुगुना 48 हो जाएगा, यानी दोनों का बात करें तो 24 + 24 ही तो होगा ना। और एक का बोल रहा है यहाँ पर 6 वर्ष छोटी है, यानी उसकी माता जो है 6 वर्ष छोटी है, तो इसका अगर 3 कर देंगे तो एक 27 हो जाएगा, और इसमें से 3 घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये जो 21 हो जाएगा। फिर भी तो उसी प्रकार होगा, तो यहाँ पर हमारा पिता का कितना पता चल चुका है 27, 27 का 1/9 हो जाएगा, तो उसके पुत्र की कितना हो जाएगा 3 वर्ष हो जाएगा। अब सभी का पता चल चुका है, सभी को ऐड कर लेंगे, हमारा जो कुल आयु औसत जो है 17 वर्ष आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 60% अधिक है, तो पहली दो संख्याओं का अनुपात क्या होगा। ये भी एकदम ईजी क्वेश्चन है। क्या बोला, दो संख्या है 1 2 3, 3 संख्या हो गया। दो संख्या एक तीसरी संख्या से, यानी तीसरी संख्या मान लेते हैं 100 है, ठीक, तीसरी संख्या से 25% और 60% अधिक है, यानी कि तो यहाँ पर 25% एक बढ़ रहा है, तो यानी 100 से 25 बार बढ़ाएंगे तो ये 125 हो जाएगा, और एक 60% अधिक है तो ये 100 में जोड़ेंगे तो 160 हो जाएगा। अब कह रहे हैं पहली दो संख्या, यानी पहली ये दो संख्या जो है इसका अनुपात, तो 5 से काट लीजिए, 25 मरतब कट जाएगा, 5 से इसको काटेंगे 32 मरतब कटेगा, यानी 25:32 कहाँ पर है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तुलसी राम का वेतन कश्यप से 20% अधिक है, यदि तुलसी राम 720 रुपये की बचत करता है जो उसके वेतन का 4% है, तो कश्यप का वेतन क्या है। तो यहाँ पर क्या कहा है, तुलसी राम का वेतन और कश्यप का, तो यहाँ पर लिख लेते हैं तुलसी राम, यहाँ पर कश्यप हो जाएगा। कश्यप के वेतन से 20% अधिक है, तो कश्यप के वेतन मान लेते हैं 100 मान लेते हैं, तो यहाँ पर 20% अधिक क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब कह रहा है तुलसी राम 720 रुपये की बचत करता है जो उसके वेतन का 4% है, यानी 120 का 4% निकालेंगे कितना हो जाएगा, 120 का 4% यहाँ पर निकाल लीजिए, तो ये जो माना जाएगा
4.8 होगा, यहाँ पर लिख लेते हैं 4.8, जो किसके बराबर है 720 के बराबर, यानी 720 ऊपर रख लीजिए और 4.8 से भाग कर देंगे तो पॉइंट से एक जीरो ऊपर में चल जाएगा। 48 से 7200 काटेंगे तो ये हमारा जो 150 हो जाएगा। अब कह रहा है कश्यप का वेतन क्या होगा, तो 150 में 2 जीरो और गुना कर दी 100 से तो हमारा कुल वेतन पता चल जाएगा, 15,000 यहाँ पर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 60% अंक प्राप्त किया और उसे 80% अंक प्राप्त करने वाले एक दूसरे विद्यार्थी से 24 अंक कम प्राप्त हुआ, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितना था। तो सिंपल सा देखिए, जैसे एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 60% अंक प्राप्त किया और उसे 80% अंक प्राप्त करने वाले से 24 अंक कम प्राप्त, इसमें कितना अंतर है, 20 का अंतर है। 20% का मान क्या दिया गया है, 24 दिया गया है। तो हमें 100% का मान निकालना है, तो यहाँ पर काट लीजिए, या तो 20 का इसमें 5 से गुना कर दीजिए, यहाँ पर भी 5 से गुना कर दीजिए, तो ये 100 बन जाएगा और यहाँ पर 24 पंचे 120 हो जाएगा, यानी 100% का मान क्या आ जाएगा, 120 होगा। 120 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पुस्तकालय में गणित की पुस्तकों की संख्या का 25% भौतिकी की पुस्तकों की संख्या के 2/3 के बराबर है। पुस्तकालय में गणित की पुस्तकों की संख्या और भौतिकी की पुस्तकों की संख्या का अनुपात क्या है। तो यहाँ पर पहले क्या कह रहा है, गणित की पुस्तकों की संख्या का 25%, भौतिकी की पुस्तकों की संख्या के 2/3 के बराबर है। तो यहाँ पर गणित का क्या लिखते हैं, मैथ लिख देते हैं। तो मैथ का जो है 25% जो बोल रहा है वो किसके बराबर है, भौतिकी यानी फिजिक्स के 2/3 के बराबर है। सिंपल ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, काटपीट करने के बाद 3 गुने मैथ का हो जाएगा, गुने 8 गुने भौतिकी यानी फिजिक्स का हो जाएगा। अब यहाँ पर हम गणित इधर में ले आते हैं, मैथ ऊपर में हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बटे में फिजिक्स। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये कितना है, 8 है, यहाँ पर गलत लिखा रहा है, 8/3 हो जाएगा। तो यह अनुपात क्या आ रहा है, 8/3 कहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राखी ने सुजाता को 10% के लाभ पर एक टीवी बेचा, उर्मिला ने यह टीवी राखी को 20% के लाभ पर बेचा था। यदि उर्मिला का क्रय मूल्य 50,000 था तो सुजाता ने टीवी को कितने में खरीदा था। तो यहाँ पर टोटल कितना है, राखी, सुजाता और एक और है उर्मिला, तीनों को लिख लेते बराबर से। यहाँ पर उर्मिला को यू से लिख लिए, राखी को हम आर से लिख लेते हैं और सुजाता को एस से लिख लिए। अब जैसे जैसे बोला गया उसी प्रकार हम सेम फॉलो करेंगे। तो राखी ने सुजाता को 10% के लाभ पर एक टीवी बेचा, तो सबसे पहले हम उर्मिला को क्या मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। तो राखी बोल रहा है सुजाता को 10% के लाभ पर, तो राखी को कितना प्राप्त हुआ, 110 में बेची है। और ये जो है सुजाता को बोल रहा है, और उर्मिला ने यह टीवी राखी को 20% के लाभ पर बेचा है। तो 110 का 20% बढ़ाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा। अब सभी का मान पता चल चुका है, इसको छोटा करेंगे तो ये 50 हो जाएगा, ये 55 हो जाएगा और ये हमारा 66 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, तो यदि उर्मिला का क्रय मूल्य 50,000, तो 50 का मान कितना दिया गया है, 50,000 दिया गया है। यहाँ पर 50,000 दिया गया है, तो ये कितना गुना है, ये कितना गुना हो जाएगा, ये जो है 1000 गुना है। यहाँ पर लिख लेते 1000 गुना है। तो हमें किसका पूछ रहा है, सुजाता के लिए टीवी का क्रय मूल्य, तो सुजाता के लिए कितना है, 66 है। तो 66 गुना इसमें गुना कर लिए 1000, तो कितना हो जाएगा, 66,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सुजाता के लिए टीवी का क्रय मूल्य जो होगा वो जो हो कितना हो जाएगा, 66,000 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई किराना व्यापारी 15% के लाभ पर चावल बेचता है और बाजार के वजन से 20% कम वजन का उपयोग में लाता है, उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ पूछा गया है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है, और बाजार के वजन से 20% कम वजन का उपयोग में लाता है। यानी क्रय मूल्य जो हो गया, यहाँ पर लिख लेते हैं क्रय मूल्य, यहाँ पर हो गया विक्रय मूल्य। वो तो यानी 20% कम वजन में ही खरीद पाता है, यानी वो 80 में खरीदता है और क्या बोल रहा है 15% के लाभ पर बेचता है, यानी वो 135 में बेचता है। तो यहाँ पर लाभ कितना आ रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो 100 से जो है हमारा 35 का जो है लाभ हो रहा है, यानी 35 ऊपर में रखेंगे और यहाँ पर जो क्रय मूल्य पर निकालेंगे, तो यहाँ पर 35/80 गुने 100 कर देंगे। हमारे यहाँ काट पीट लेंगे, 1 0 से 1 0 कटेगा, 2 से काटेंगे, 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, ये 4 से कटेगा नहीं, 2 ही से कटेगा, तो यानी 2 चौका 8 और ये 2 पंचे 10। अब 2 से कटने वाला नहीं है तो हमारा पॉइंट में आने वाला है। इसका राइट आंसर जो होगा 43.75% हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन जो है 650 है और 4 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन जो है 754 है। तो वो धनराशि ज्ञात करिए। तो सिंपल यहाँ पर देखिए 4 वर्ष है और यहाँ पर 3 वर्ष है। तो 4 में से 3 जाएगा 1 वर्ष, तो 1 वर्ष का क्या हो जाएगा, घटा लीजिए। 754 में से 650 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा माने 104 आ जाएगा। अब 3 वर्ष का निकाल लेते हैं, तो 3 वर्ष का निकालेंगे तो 104 में गुना कर दीजिए। तो 104 गुना 3 कितना आ जाएगा, ये हमारा मान 312 आ जाएगा। ये हमारा 3 वर्ष का निकल चुका है। तो मूलधन में से घटा लेंगे, तो मूलधन क्या दिया गया 650, तो 650 माइनस जो है हमारा कितना दिया गया 312, इसमें से घटा लेंगे, हमारा पता चल जाएगा। तो 338 जो हो जाएगा ये हमारा मूलधन आ जाएगा। यानी क्योंकि मिश्र धन में से हमने जो ब्याज निकाल दिया है तो यही तो हमारा मूलधन होगा ना। तो 338 यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित राशि में ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है यदि दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 400 है और चौथे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 576 है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर कितना है। यानी यहाँ पर देखिएगा तो दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 400 है और यहाँ पर चौथे वर्ष के लिए 576 है, यानी अगले वर्ष से जुड़ते हुए जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो आ जाएगा P/A जो आ जाएगा मान जो होगा यहाँ पर, ये जो हमारा मान होगा रूट अंडर चल जाएगा 400/576 हो जाएगा। तो इसका मान निकालेंगे तो 20/24 आ जाएगा। अब यहाँ पर अभिष्ट ब्याज दर निकालेंगे तो 24 में से 20 घटाएंगे और नीचे में 20 आ जाएगा। तो 24 में से 20 जाएगा 4/20 और 4/20 को यहाँ पर 100 से गुना कर देंगे, 4×5 20 यानी कि 20% हो जाएगा। 20% कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। यही जो है दर होने वाला है। नहीं तो आप ऑप्शन से बना भी सकते हैं। एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से एक निश्चित दूरी 3 घंटे में तय करता है। यदि चाल 27 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए तो कार द्वारा समान दूरी तय करने में लगने वाला समय ज्ञात करिए। तो एकदम सिंपल देखिए, 108 के चाल से जाता है और 3 घंटे में कितना दूरी तय करेगा, 3 से गुना कर दीजिए। तो 108 में 3 से करेंगे तो 8 3 24 का 4 हासिल यहाँ पर 2 और 3 यहाँ पर हो जाएगा। 324 किलोमीटर टोटल दूरी हो गया। अब कह रहा है 27 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए, तो 108 में से 27 घटा दीजिए, हमारा चाल कम हो जाएगा। तो 8 में 7 गया 1 और ये बच जाएगा 10 में से 2 गया 8, यानी कि हमारा 81 हो चुका है। अब 81 से इसको डिवाइड करिए, कितना मरतबे कटेगा, 4 मरतबे कटेगा, यानी जो 4 घंटे का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छात्र अपनी गति से 30% अधिक से चलते हुए अपने गंतव्य तक 15 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, तो उसका वास्तविक समय बताइए। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 30% अधिक बोल रहा है, यानी 30% कितना, माने कि 100 से जो है 130 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 1 0 से 1 0 काटेंगे, 10 से 13 हो गया, यानी सामान्य चाल उसका 10 है तो वो 13 के चाल से चला जा रहा है। तो यहाँ पर जो उल्टा इसका करना पड़ेगा हमें, तो ये जो हो जाएगा ये चाल का अनुपात यानी स्पीड का अनुपात है, तो समय यहाँ पर टाइम उल्टा हो जाएगा, यानी इसको टाइम जो हो जाएगा 13 मिनट का लगा, इसे 10 मिनट का लगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें क्या कह रहा है, हमें बताना है 15 मिनट जल्दी पहुँचता है। तो यहाँ पर कितना अंतर आ रहा है, यहाँ पर देखिए 3 का अंतर है और यहाँ पर कितना दिया 15 दिया गया, 3 का 15 यानी 5 गुना है। तो यहाँ पर 5 का हमारा क्या बोला है, तो वास्तविक समय बताइए। तो 5 से गुना कर देंगे तो 13×5 जो है यहाँ पर गुना कर दे, 13×5 65 मिनट हो जाएगा उसका वास्तविक समय। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 रेलगाड़ी की चाल का अनुपात 5:8 है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 600 किलोमीटर चलता है तो पहली रेलगाड़ी की चाल बताइए। सिंपल सा है, तो देखिए दूसरी रेलगाड़ी बोला 4 घंटे में 600 किलोमीटर, तो इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 150 किलोमीटर प्रति घंटा जो है दूसरी रेलगाड़ी की चाल आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 रेलगाड़ी है, यानी एक 5 के चाल से चल रहा है और दूसरा 8 के चाल से चल रहा है, यानी दूसरी रेलगाड़ी का जो 8 का दिया गया मान 150 है, तो 150/8 डिवाइड करेंगे तो ये कटने के बाद कितना आ जाएगा, ये जो हमारा मान होगा। और यहाँ पर निकालना है पहले वाला, तो 5 से गुना कर दीजिए, यही हमारा मान आ जाएगा। तो 150 को डिवाइड करेंगे 8 से, गुने 5 करेंगे तो पॉइंट में आएगा 93.75 किलोमीटर प्रति घंटा पहले की चाल आएगा। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति स्थिर जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से नाव चला सकता है। 4 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से बहने वाली धारा में उसके एक स्थान पर पहुंचने पर वहां से मूल स्थान पर वापस आने में कुल 9 घंटे का समय लगता है। तो बताइए कि मूल स्थान से वह स्थान कितना दूर है।
यानी सबसे पहले हमें स्थिर जल में व्यक्ति की चाल कितना दिया गया है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। उसके बाद धारा की चाल कितना है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हम एक धारा के साथ निकालेंगे और एक धारा के विपरीत निकालेंगे। तो धारा के साथ कर लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं धारा के साथ, प्लस में जुड़ेगा, धारा के साथ जो है चाल जोड़ लेते हैं, दोनों का जो कितना हो जाएगा, 9 + 4 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा। और धारा के विपरीत जो जाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। यहाँ पर दोनों मान पता चल चुका है हमारा। अब कह रहा है मूल स्थान से उसकी दूरी पता करना है। तो हमें दूरी तो पता नहीं, तो दूरी मान के चलिए x मान लेते हैं। तो x बटा जो क्या आ जाएगा, पहले 13 के चाल से प्लस में x के जो है, तो 1 को 13 से डिवाइड करेंगे, 1 को 5 से डिवाइड करेंगे, और कुल जो टाइम दिया गया 9 घंटे का दिया गया। तो यहाँ पर लिख लेते हैं। अब यहाँ पर हमारा x का मान जो पता करना है वो ऑप्शन से पता करेंगे। तो ऑप्शन नंबर अगर ये पहला लेंगे 32.5, तो x के ऊपर 32.5 करेंगे तो 13 से डिवाइड करेंगे तो लगभग 2.5 घंटे में जो कंप्लीट होगा। अगर यहाँ पर हम करेंगे 32 यहाँ पर रखेंगे तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 6.5 घंटा का लगभग जाएगा। और दोनों को ऐड करें तो 9 घंटा हमारा समय आ जाएगा। यही हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर क्वेश्चन दिया गया, यदि 16y² - k बराबर जो 4y + 3/2 इंटू जो 4y - 3/2 दिया गया है, तो यहाँ पर k का मान पता करना है। सिंपल है, इसको भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा, यानी कैलकुलेशन इसमें भी है। बता देते हैं, यहाँ पर इसका आंसर जो हो जाएगा 9/4 हो जाएगा। बस इसको मान रख लीजिएगा k का जगह पर, और यहाँ पर सॉल्व कर लीजिएगा तो ये आपको बिल्कुल बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भी इसका आंसर आपको बता देते हैं, इसका राइट आंसर 5 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट जो है 7x + 8k y - 16 = 0, 14x + 112 y - 21 = 0 समीकरण के युग्म है। तो k का मान ज्ञात करें, जिसके लिए प्रणाली जो है असंगत दिया गया है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा 7 यहाँ पर 14 हो जाएगा, यहाँ पर लिख लिए। उसके बाद जो यहाँ पर 8k जो दिया गया है, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, और यहाँ पर k तो रहेगा, और यहाँ पर 112 हो जाएगा। अभी हम काट पीट लेंगे तो ये हमारा कटेगा, 7 दूना 14 हो जाएगा, 8 से काटेंगे ये तो कितना मरतबा कट जाएगा, 14 मरतबा कट जाएगा, 2 से काटेंगे 7, यानी k का मान हमारा 7 आ जाएगा। कहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो इस शिफ्ट के जितने भी प्रश्न सारे कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक कर दीजिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर कोई भी वीडियो छूटा हुआ तो जाइए प्लेलिस्ट में सारे वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग का एग्जाम जो है दिसंबर से जनवरी में होने की संभावना पूर्णतः है। इसलिए अपनी तैयारी में पूरी तरह लग जाइए। और इसके अलावा टेक्स्ट बुक का पास परचेज कर लीजिए, कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा, SAW में आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जाइए परचेज करिए। आपको BSSC का जितना भी एग्जाम होगा, चाहे ऑफिस अटेंडेंट का हो, इंटर लेवल का हो, CJ लेवल का हो, BPSC का हो, बिहार पुलिस का, बिहार दरोगा का हो, या इंडिया का कोई भी एग्जाम हो, SSC रेलवे बैंकिंग संबंधित 900+ एग्जाम का मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, ये सारा मिल जाएगा। जाइए परचेज कर लीजिए, मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। अगर इन सभी का PDF पाना चाहते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर स्कैनर दिख रहा होगा, या टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर लीजिएगा SSC एस्पिरेंट सावन, वहाँ पर आपको फाइल सेक्शन में PDF मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।